नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे चैनल वेल्थ क्रिएटर पे। तो दोस्तों आज हम एक और आईपीओ के बारे में डिस्कस करेंगे। बेसिकली ये आईपीओ एसएमई सेक्टर से है, यानी स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज बिजनेस सेक्टर से। आईपीओ का नाम है दोस्तों की सी एनर्जी एंड इंफ्रा लिमिटेड आईपीओ। तो की सी एनर्जी इंफ्रा का ये आईपीओ है। बेसिकली जो कंपनी काम करती है वो करती है इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन में। तो ट्रांसमिशन लाइंस जो होती हैं, टावर्स बिछाने होते हैं, लाइंस होती है उसमें करती है। अंडरग्राउंड केबल्स होती है, हाई वैल्यूज केबल जो होती है उसमें करती है। मोनोपोल्स जो होते हैं उसमें करती है, और सब स्टेशन जो होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के उनमें करती है। तो बेसिकली 4 सेगमेंट में ये टी काम करती है। तो जानेंगे इस कंपनी के फाइनेंशियल फंडामेंटल और डिस्कस करेंगे कंपनी कितनी मजबूत है फाइनेंशियली और फंडामेंटली, जीएमपी मार्केट में कितनी डिमांड चल रही है, एसएमई सेक्टर का आईपीओ होता है उसका वैल्यू क्या है, ये सब डिस्कस करेंगे। पर उससे पहले वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए दोस्तों। तो बात करते हैं की सी एनर्जी एंड इंफ्रा आईपीओ की, जो कि एसएमई सेक्टर का एक आईपीओ है। तो दोस्तों इस कंपनी के बारे में डिटेल से बात करें तो इनका जो वर्क प्रोसेस है उसके बारे में देखिए, और कंपनी कब इनकॉर्पोरेट हुई थी। तो बेसिकली जो कंपनी, हम इसकी वेबसाइट पे जाते हैं और वहाँ देखते हैं तो ये की सी एनर्जी एंड इंफ्रा पावरिंग जो है फ्यूचर सिंस इंस्पिरेशन है। 25 साल हो गए इस कंपनी को, और रिन्यूएबल एनर्जी पे काम करती है। 99% प्रोजेक्ट है इसके पास, और अभी तक 85% प्रोजेक्ट जो है कंप्लीट कर सकती है, तो कंप्लीट कर चुकी है। तो लगभग 25 साल का एक्सपीरियंस है कंपनी के पास दोस्तों। कीसी एनर्जी एंड इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड जो है स्टैंड एज ए नेम्स ऑफ द रिडीम ईपीसी। ईपीसी का मतलब है दोस्तों इंजीनियरिंग प्रोक्यूरमेंट एंड कंस्ट्रक्शन। तो उसमें बेसिकली ये काम करती है विद द स्पेशलाइजेशन फोकस ऑन एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज ईएचवी पावर ट्रांसमिशन लाइंस में करती है, और उसके अलावा डेडिकेटेड टू डिलीवर कटिंग edge solution has applied to be the forefront of the industry। तो since 1996 से ये चालू है कंपनी, और बेसिकली जो है ये काम करती है। ये लोकेंद्र जैन जी जो है उनकी कंपनी है। द कंपनी हैज़ एम्बिक एज ए जर्नी फॉर द ग्रोइंग इनोवेशन एंड ट्रांसफॉर्मेशन इन 2015। तो 2015 से कर रही है बेसिकली। इसमें एवेलेट इन द स्टैंड फॉर द प्राइवेट लिमिटेड कंपनी मेकिंग सिग्निफिकेंट माइलस्टोन इज द इनोवेशन टुडे टू कंपनी इज रिकॉग्नाइज्ड एज ए बिकम ऑन एक्सपर्टीज एंड रिलायबल इन द कॉम्प्लेक्स फील्ड ऑफ पावर इंफ्रास्ट्रक्चर में। इन शॉर्ट में बात करें तो पावर सेक्टर में ट्रांसमिशन जो है इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन का काम करती है दोस्तों। अब देखते हैं अंडरग्राउंड इंजीनियरिंग प्राइवेट जो है ईपीसी प्रोजेक्ट है, गवर्नमेंट के अंडरटेकिंग भी करती है। जैसे राजस्थान राज्य वैद्य परिवहन निगम यानी कि आरबीपीएनएल के अंतर्गत भी काम करती है। कंपनी के पोर्टफोलियो की बात करें तो इंक्लूडिंग हैंडलिंग इलेक्ट्रिक टेस्टिंग का करती है, कमीशनिंग ऑफ इक्विपमेंट एंड मटेरियल्स फॉर पावर ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम पे काम करती है, इंक्लूडिंग ट्रांसमिशन लाइंस पे काम करती है, कंस्ट्रक्शन और सब स्टेशन पे काम करती है, ऑटोमेशन, एक्सटेंशन, मॉडिफिकेशन एंड एक्सपेंशन ऑफ द एक्सपेंड पावर सिस्टम पे काम करती है। यानी कि पावर बिछाने का काम, लाइनिंग का काम होता है, ट्रांसमिशन का काम होता है, वो सब ये देखती है। अगर 30 सितंबर 2023 की बात करें तो कंपनी के पास 15 प्रोजेक्ट थे टोटल, और जिनकी वैल्यू अगर देखी जाए तो 54,990 लाख रुपए लगभग थी। वहीं 31 अगस्त 2023 तक की बात करें तो 174 एम्प्लॉय के साथ कंपनी 18 प्रोजेक्ट पे काम कर रही है। 30 मैनेजर सुपरवाइजर इंजीनियर कंपनी के पास है, और 126 स्किल्ड वर्कर कंपनी के अंडर में काम कर रहे हैं। तो काफ़ी बड़ी कंपनी नहीं है दोस्तों, काफ़ी छोटी कंपनी है। अगर बात करें किस सेगमेंट में काम करती है कंपनी, तो क्या ऑफर करती है सर्विसेज, तो कंपनी की जो सर्विसेज देखेंगे वो ट्रांसमिशन लाइन टावर्स जो होते हैं उन पर काम करती है, जो इलेक्ट्रिसिटी की होती है। अंडरग्राउंड केबल्स होती है, हाई वोल्टेज केबल उन पे काम करती है, जो कि आपने देखा होगा हाई वोल्टेज केबल, एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज जो केबल्स होती है अंडरग्राउंड जाती है उन पे ये बेसिकली काम करती है। अगर हम बात करें तो जो इलेक्ट्रिसिटी पोल्स होते हैं, मोनोपोल्स जो होते हैं, काफ़ी लाइन्स उनमें कनेक्टेड होती है, उन पे ये काम करती है, उनको लगाने का काम होता है। और सब स्टेशन जो इलेक्ट्रिसिटी के सब स्टेशन होते हैं इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन के, तो उस पर भी ये काम करती है। तो बेसिकली इनकी 4 सेगमेंट में ये मेन काम करती है। क्यों कंपनी ज़्यादा फेथफुल है? बिकॉज कंपनी टाइमली डिलीवर करती है, सस्टेनेबिलिटी कंपनी के पास है, इसलिए कंपनी को चूज़ ज़्यादा किया जाता है। एंटरप्राइजेस कंपनी के पास काफ़ी अच्छे हैं, इनोवेशन सोल्यूशन कंपनी के पास काफ़ी अच्छा है। तो 2-4 चीज़ें जो है, कंपनी क्वालिटी एश्योरेंस काफ़ी अच्छा है, तो टाइमली डिलीवरी, क्वालिटी एश्योरेंस, सस्टेनेबिलिटी के कारण कंपनी को चूज़ किया जाता है। अब आईपीओ के पूरे बुक वैल्यू की बात करें तो 15.93 करोड़ का ये आईपीओ, यानी कि 16 करोड़ के लगभग का ये छोटा सा आईपीओ है, और पूरा का पूरा फ्रेश इशू है। तो यहाँ कंपनी जो है अपनी ग्रोथ पर्पज से इस आईपीओ को लॉन्च किया है। यहाँ कुछ भी ऑफर फॉर सेल नहीं है, यानी कि प्रमोटर अपनी हिस्सेदारी नहीं बेच रहे हैं। तो यानी पूरा का पूरा फ्रेश इशू है, जो कि 16 करोड़ के लगभग का है, और पूरा कंपनी की ग्रोथ में काम आएगा। तो नो OFS है इसमें।
अब बात करते हैं दोस्तों प्रॉफिट और लॉस अकाउंट की, और कंपनी का जो है अकाउंट स्टेटमेंट क्या कहता है, कंपनी प्रॉफिटेबिलिटी में है या नहीं है, तो उस पर भी एनालिसिस कर लेते हैं। तो अगर हम बात करें इसके, तो कंपनी का जो नेट रेवेन्यू है वो 22% इंक्रीजिंग ट्रेंड में चल रहा है, और वहीं प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें तो 77.62% चल रहा है लगभग 2 साल से, यानी 2223 में। तो रेवेन्यू का जो ग्रोथ कंपनी दिखा रही है वो 22% के लगभग दिखा रही है लास्ट 2 ईयर्स में, और पैट यानी प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की ग्रोथ दिखा रही है 77%। तो ये लास्ट 2 फाइनेंशियल ईयर का है, 22 और 23 का, तो काफ़ी अच्छा इस पे होल्ड कंपनी का बना हुआ है। वहीं अगर अदर फाइनेंशियल पैरामीटर की बात करें तो 2021-22-23 3 साल का हम डेटा एनालिसिस करेंगे, और साथ में एक क्वार्टर भी लेंगे जो कि जून क्वार्टर हमारे पास लेटेस्ट अभी अवेलेबल है, जहां कंपनी के एसिड ये सारे लैख फिगर में दिए हुए हैं। तो 83 करोड़ के लगभग का एसिड है, और 9 करोड़ के लगभग का रेवेन्यू है। प्रॉफिट की बात करें तो 1 करोड़ 20 लाख है। वहीं नेटवर्थ की बात करें तो 23 करोड़ के लगभग नेटवर्थ है। रिजर्व कंपनी पर 22 करोड़ 87 लाख है, और टोटल बोर्डिंग 24 करोड़ 5 लाख के लगभग है। तो मैंने करोड़ में फिगर आपको बताई है, जबकि एक्चुअल में जो यहाँ फिगर्स लिखी हुई हैं वो लैक्स में है, तो आप इन्हें लैक्स में भी देख सकते हैं। मैं करोड़ में ही ईजी तरीके से बता रहा हूँ। वहीं अगर एसेट की 3 साल की बात करें तो 38 करोड़ से 2021 में हुआ था, उसके बाद बढ़ के 63 करोड़ हुआ 22 में, और 23 में बढ़ के 80 करोड़ के लगभग पहुंच गया। काफ़ी अच्छा एसेट में कंपनी ने ग्रोथ दिखाई है। रेवेन्यू की बात करें दोस्तों तो वहाँ भी काफ़ी अच्छा ग्रोथ है। 35 करोड़ से कंपनी ने स्टार्ट किया था, 35 करोड़ 60 लाख से सीधे 5 करोड़ 50 करोड़, और फिर 61 करोड़ 32 लाख पे पहुंची है। तो काफ़ी अच्छा है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें तो 1 करोड़ 87 लाख कंपनी का 21 पे था, 22 में बढ़ के हो गया 3 करोड़ 10 लाख, और 23 में बढ़ के हो गया 5 करोड़ 50 लाख। काफ़ी अच्छा कंपनी ने यहाँ भी अपना पकड़ और होल्डिंग रखी है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में। नेटवर्थ की बात करें तो वहीं कंपनी के पास 13 करोड़ 30 लाख के लगभग का नेटवर्थ था, जो कि बढ़ के हो गया 16 करोड़ 40 लाख, और उसके बाद 21 करोड़ 90 लाख के लगभग पहुंच गया। बात करें रिजर्व और सरप्लस की, तो वो भी कंपनी पे काफ़ी अच्छा बना हुआ है। कंपनी के अगर रिजर्व सरप्लस की बात करें तो 13 करोड़ 5 लाख के लगभग 21 में था, 22 में बढ़ के हो गया 16 करोड़ 15 लाख, और 23 में बढ़ के हो गया 21 करोड़ 66 लाख, और आज की डेट में रिजर्व कंपनी के पास 22 करोड़ 87 लाख के लगभग पड़े हैं। वहीं बात करें बोरिंग्स की, तो बोरिंग कंपनी के पास 2 करोड़ 72 लाख थी, जो कि बढ़ के हो गई 6 करोड़ 46 लाख, और फिर 22 करोड़ 90 लाख के लगभग पहुंच गई, और आज की डेट में 24 करोड़ 5 लाख के लगभग है। तो बोरिंग यहाँ एक कंसर्न है जो डे बाई डे बढ़ता ही जा रहा है, तो बोरिंग जो है कंट्रोल कंपनी को जल्द से जल्द करना होगा। वहीं रिजर्व की बात करें तो 22 करोड़ के लगभग रिजर्व कंपनी पे हैं इस समय आज की डेट में दोस्तों, और वहीं उसके एवज में अगर बोरिंग की बात करें तो 24 करोड़ के लगभग बोरिंग है। तो कुल मिला के बोल सकते हैं कि डेप्थ फ्री कंपनी के लेवल पे है, क्योंकि आज भी कंपनी चाहे तो अपनी बोरिंग क्लोज कर सकती है, बिकॉज 24 करोड़ के बोरिंग के एवज में 22 करोड़ रिजर्व है। तो ये थोड़ा सा अच्छा सिग्निफिकेंट सिग्नल दे रही है कंपनी, जहां कंपनी काफ़ी स्ट्रॉन्ग फिलर दे रही है कि वो फाइनेंशियली काफ़ी मजबूत है। पर डेप्थ फिर भी एक कंसर्न है, हर कंपनी के लिए डेप्थ जो है वो कंसर्न होता है, और वो भी इंक्रीजिंग ट्रेंड में नहीं होना चाहिए। तो डेप्थ अगर डिक्रीजिंग ट्रेंड में होता है तो भी थोड़ा सा सही रहता है। तो यहाँ कंपनी को अपने डेप्थ पे काम करना चाहिए। बाकी फाइनेंशियल पैरामीटर बहुत ही स्ट्रांग है, कंपनी काफ़ी स्ट्रांग दिख रही है, तो सिर्फ उसे जो काम करना है वो अपने बोरिंग्स पे काम करना है, और कंपनी जो है काफ़ी अच्छी है, स्ट्रांगली फिलर दे रही है। वहीं एसेट की बात करें तो एक्सीलेंट कैटेगरी में हम कहेंगे से, रेवेन्यू भी एक्सीलेंट कैटेगरी में, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स भी एक्सीलेंट कैटेगरी में, ईयर बाई ईयर इंक्रीजिंग ट्रेंड में है, नेटवर्थ भी इंक्रीजिंग ट्रेंड में एक्सीलेंट कैटेगरी में, रिजर्व भी कंपनी ने अपने सरप्लस रिजर्व भी एक्सीलेंट कैटेगरी में रखे हैं। सिर्फ एक बोरिंग कंसर्न है, तो यानी कि 6 आउट ऑफ 5 की हम रेटिंग देते हैं, जहां 6 में से 5 की रेटिंग कंपनी को देते हैं, जहां की काफ़ी स्ट्रांग फाइनेंशियल फंडामेंटल कंपनी काफ़ी स्ट्रांग है। यहाँ कंपनी दिखा रही है कि लॉन्ग टर्म में जो लोग इन्वेस्ट करेंगे उनके लिए भी काफ़ी अच्छी रहेगी, पर यहाँ कोई भी बाई और सेल का रिकमेंडेशन आपको नहीं दिया जा रहा है। आपको अपना रिस्क और अपना एनालिसिस करना है, पर फंडामेंटली कंपनी काफ़ी स्ट्रांग साउंड दे रही है। वहीं दोस्तों बात करें की परफॉर्मेंस इंडिकेटर की, तो वो भी काफ़ी अच्छे दे रहे हैं। जो पीई रेशियो है वो काफ़ी अच्छा दिख रहा है 7.59, तो एवरेज पी के लगभग दिख रहा है। आरओई रिटर्न ऑफ इक्विटी और आरओसीई रिटर्न ऑफ एम्प्लॉय कैपिटल एम्प्लॉयड की बात करें तो वो भी तकरीबन 22% और 25% है, तो काफ़ी अच्छा है। तो मतलब मान के चल सकती है 15 से ऊपर हम अच्छा मानते हैं, तो ये एक्सीलेंट कैटेगरी में कह सकते हैं कि 22 से 25% है। डेप्थ थोड़ा सा कंसर्न है, 1.04 है, जबकि ये 1 से नीचे होना चाहिए। तो यहाँ कंपनी को काम करना है। हम पहले भी बता चुके हैं कि डेप्थ जो है कंपनी का एक इशू है, और छोटा सा कंसर्न भी है, बिकॉज डेप्थ को कंपनी को रिड्यूस करना ही पड़ेगा, और वो भी 1 से नीचे लाना पड़ेगा। वहीं अगर हम बात करें अदर में, तो ईपीएस की बात करें तो 7.11 है, वो भी हम एवरेज मान सकते हैं, बहुत अच्छा नहीं है, क्योंकि ईपीएस को भी 13 से ऊपर होना चाहिए। तो यहाँ 7 के लगभग है, तो एवरेज कैटेगरी में आप देख सकते हैं। तो कुल मिला के कंपनी फाइनेंशियली अच्छा साउंड दे रही है। आरओएनडब्ल्यू की बात करें रिटर्न ऑफ नेटवर्थ की, तो वो भी काफ़ी अच्छा है, लगभग 25% है। तो यहाँ भी हम 15% से ऊपर अच्छा मानते हैं, तो ये भी एक्सीलेंट कैटेगरी का है। तो हम बात करें आरओसी की, आरओई की, या फिर आप बात करें रिटर्न ऑफ नेटवर्थ की, तो काफ़ी अच्छा स्ट्रॉन्ग साउंड कंपनी का दे रहा है। तो लॉन्ग टर्म में कंपनी को जो लोग कंसीडर करना चाहते हैं वो कर सकते हैं, क्योंकि कंपनी फाइनेंशियली काफ़ी स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन दिखा रही है।
वहीं बात करें ऑब्जेक्टिव ऑफ इशू की क्या है, तो कंपनी का सिंपल ऑब्जेक्टिव इशू है, क्योंकि ये पूरा का पूरा फ्रेश इशू है तो कंपनी के ही आगे प्रॉस्पेक्ट में काम आने वाला है पैसा। तो फंडिंग एंड वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट फॉर द कंपनी और जनरल कॉर्पोरेट पर्पस, तो कंपनी के वर्किंग कैपिटल के लिए चाहिए। अब इंपॉर्टेंट डेट्स की अगर हम बात करें दोस्तों, तो 28 दिसंबर से ये आईपीओ आने वाला है, जो कि 2 जनवरी तक रहेगा। फेस वैल्यू 10 रुपये पर शेयर रखी गई। प्राइस बैंड की बात करें तो 51 रुपये से 54 रुपये के बीच में रखा गया है। लॉट साइज 2000 शेयर है, क्योंकि ऐसे भी कैटेगरी में मोस्टली बड़ा ही लॉट आता है हमेशा। टोटल इशू साइज की बात करें तो 15.93 CR का है, यानी कि 16 करोड़ के लगभग का ये इशू साइज है और पूरा का पूरा फ्रेश इशू है। तो 16 करोड़ यानी 15.93 CR का टोटल फ्रेश इशू है और NSE SME पे लिस्टेड होगा। लॉट साइज की बात करें तो 2000 शेयर का लॉट है कि जो मल्टीपल में जाएगा। तो अगर हम रिटेल कैटेगरी की बात करें तो यहाँ सिर्फ एक लॉट मैक्सिमम मिनिमम एक और मैक्सिमम एक ही अप्लाई कर सकते हैं, जिसमें 2000 शेयर होंगे और 1,08,000 रुपये आपको पे करने होंगे मिनिमम, और या मैक्सिमम भी एक ही लॉट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। HNI में 2 लॉट मैक्सिमम मिनिमम अप्लाई कर सकते हैं, जिसमें 4000 शेयर मिलेंगे और 2,16,000 रुपये लगाएंगे। अब कंपनी के होल्डिंग पैटर्न की बात करते हैं कि कंपनी का होल्डिंग पैटर्न क्या दिखा रहा है। तो जो इसके प्रोमोटर्स हैं वो लोकेंद्र जैन और शालिनी जैन जी हैं, जो कि मेन प्रोमोटर हैं इसके, और शेयर होल्डिंग पैटर्न जो इनके पास है 96% के लगभग इन्हीं के पास है, यानी कि 3 पॉइंट समथिंग के लगभग इन्होंने डाइल्यूट पहले भी की होगी। और पोस्ट इस आईपीओ के आने के बाद कितना बचेगा ये अभी डिस्क्लोज नहीं किया है। वही रिजर्वेशन कोटे की बात करें तो QIB के पास 50% का कोटा रखा गया है, रिटेल कैटेगरी के लिए 35% है और HNI के लिए 15% का कोटा रखा गया है। तो काफ़ी अच्छा है, रिटेल के लिए भी 35% पोर्शन है, लेकिन आईपीओ का साइज बहुत छोटा है, तो इसमें कुछ कह नहीं सकते कि अलॉटमेंट जो है कितना मिलने वाला है, क्योंकि ओवर सब्सक्रिप्शन के चांसेस बहुत ज़्यादा बनते हैं ऐसे छोटे आईपीओस में। तो QIB 50%, HNI 15% और रिटेल कैटेगरी 35% है। इंपॉर्टेंट डेट्स की एक बार फिर से बात कर लीजिए और वो नोट डाउन कर लें। तो इंपॉर्टेंट डेट्स क्या होने वाली है उसमें, तो बेसिकली जो इंपॉर्टेंट डेट्स है ये आईपीओ जो ओपन होने वाला आपको देखने को मिलेगा SME कैटेगरी का, वो मिलेगा आपको ओपन होकर 28 दिसंबर को। तो थर्सडे के दिन ये ओपन होगा 28 दिसंबर और ये 2 जनवरी तक आपको अवेलेबल रहेगा, यानी कि 3 दिन, तो 3 वर्किंग डेज के लिए रहेगा। तो 2 जनवरी तक ये रहेगा आईपीओ क्लोज की डेट है। उसके बाद बेसिस ऑफ अलॉटमेंट की बात करें तो 3 जनवरी को आपको देखने को मिलेंगे, क्योंकि अभी T+5 डेज में क्लोज हो रहे हैं सारे आईपीओ। इनिशिएट ऑफ रिफंड अगर आपके अकाउंट में आएंगे तो वो भी 3 जनवरी तक आ जाएंगे, और अगर आपको ये आईपीओ मिलता है तो जो आपके शेयर क्रेडिट आपके डीमैट अकाउंट में होंगे वो 4 जनवरी तक आपको डीमैट में दिखेंगे। लिस्टिंग देखने को मिलेगी दोस्तों इसको 5 जनवरी को आपको फ्राइडे के दिन। और तो हमें याद रखना है कट ऑफ टाइम, जो कि UPI मैंडेट का कट ऑफ टाइम है वो 5 PM तक है 2 जनवरी में, यानी कि शाम 5 बजे से पहले अप्लाई कर लेना है। अब दोस्तों ग्रे मार्केट प्रीमियम की बात करें तो ग्रे मार्केट में काफ़ी अच्छी डिमांड अभी तो फिलहाल दिख रही है इस आईपीओ की। अगर हम देखें ग्रे मार्केट में तो के इंजीनियर एनर्जी की अगर SME आईपीओ है इसकी देखें 54 रुपये प्राइस बैंड है, 35 रुपये लगभग GMP चल रहा है, 65% का लिस्टिंग गेन दिखा रहा है आज की डेट में। फायर रेटिंग की बात करें तो 5/5 चल रही है, 15.93 यानी कि 16 करोड़ के लगभग का आईपीओ है। 28 को ओपन होगा, 2 जनवरी को क्लोज होगा और 3 जनवरी को आपको अलॉटमेंट स्टेटस पता लग जाएगा। 65% काफ़ी अच्छा लिस्टिंग गेन दिखा रहा है। अगर SME कैटेगरी की बात करें तो वहाँ हम 68% एंड अब पे ही अप्लाई करते हैं लिस्टिंग गेन के लिए, तो वो थोड़ा सेफर साइड में माना जाता है। अगर ग्रे मार्केट में डिमांड 60% या 65 से अब चल रही है तो थोड़ा सा सेफ होता है और वो गुड होता है, पर यहाँ फिर भी कोई आपको बाई और सेल का रिकमेंडेशन नहीं दिया जा रहा है। पर हाँ ये कि जो लोग अगर लिस्टिंग गेन के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ 65 और 70% के लगभग है, तो थोड़ा सा सेफर साइड है। लेकिन मुझे लगता है कि अभी और वेट और वॉच करना चाहिए और देखना चाहिए ग्रे मार्केट अप ट्रेंड में जाता है, तो जब थोड़ा सा पहले दिन का सब्सक्रिप्शन निकल के थोड़ा अप ट्रेंड में जाएगा तभी हमें अप्लाई करना चाहिए। पर जो लोग लॉन्ग टर्म के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, लॉन्ग टर्म के लिए बाई सेल करना चाहते हैं, वो रख सकते हैं इसमें, पर फिर भी यहाँ कोई रिकमेंडेशन नहीं दिया जा रहा है बाई सेल का। आपको अपना रिस्क और अपना एनालिसिस करना है इसमें। तो फाइनली इस आईपीओ के बारे में हम आपको और भी आगे अपडेट करेंगे और देखेंगे कि इसमें कैसा रहता है। तो ये एक छोटा सा वीडियो था दोस्तों, वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।